Hello students, welcome back to second lecture of chapter 1 Basics of Computer. Students, in previous class we have also taught about introductions of a basic computers, overview of communication technology, and what is the computers and characteristics of a computer. एंड स्टूडेंट इन शॉर्ट में आप लोगों ने और भी टॉपिक्स देखा था कि जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जिसमें डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, पर्पस था, टेक्नोलॉजी यूज थे एंड साइज एंड कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपके नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, so let's start this session and now we will go to our next slide. Students, today's first topic is classifications of a computers based on. In this topic, first topic is a historical development. तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन में आपके ये 4 टाइप्स के होते हैं: हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पर्पस, टेक्नोलॉजी यूज एंड साइज एंड कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड फॉर द डिस्कस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, you can see here different types of historical development and which years when generation is developed. Okay students, now discuss about the first generation. Its generation is generate 1942 to 1955. In this generation students, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते थे इस जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था, जिसमें कि कई सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स यूज होते थे, जिसमें कि उसमें पंच कार्ड होते थे जिनका हम इसमें स्टोरेज पर्पज से हम यूज करते थे। जैसे लाइक प्रेजेंट टाइम में आप मेमोरी यूज करते हो, हार्ड डिस्क यूज करते हो, उस समय आपका पंच कार्ड का यूज किया जाता था स्टोरेज पर्पज के लिए। एंड इसमें जो आपकी जो लैंग्वेज यूज थी उस टाइम की फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लैंग्वेज एंड जो आपको असेंबली लैंग्वेज भी उसमें यूज होती थी। मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये बोथ लैंग्वेज आपकी इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होती थी। ओके फ्रेंड, एंड उस समय जो उस जनरेशन के कंप्यूटर की जो कैरेक्टर्स थे, मीन्स जो एडवांटेजेस थे कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत बड़े मतलब कि कंप्यूटर होते थे जो कि एक रूम के बराबर होते थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वेस्ट होती थी और वाला बहुत ज्यादा यूज होती थी और अनबिलीवेबल होता था, मीन्स उसमें हम विश्वास नहीं करते थे। एंड और उसमें जो है वो हमेशा जो वो उस कंप्यूटर का यूज कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया था। कमर्शियल पर्पज जैसे लाइक अगर आप जैसे कहीं किसी कंपनी का है अपना एक सॉफ्टवेयर बनाओ या फिर आप किसी चीज को लॉन्च कर रहे हो, जैसे लाइक आपके जो साइंटिस्ट होते हैं उन सब में इनका यूज होता था। ठीक है, एंड इसमें और भी कई सारे डिफिकल्टीज आती थी, जैसे डिफरेंट की एक ही टाइम पर एक ही यूजर वर्क करता था एंड डिफरेंट यूजर उस सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर हम उस जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो उस जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम है ENIAC, ADVAC एंड EDSAC। ENIAC मीन्स ENIAC, ENIAC, ADVAC EDVAC एंड UNIVAC 1 UNIVAC फर्स्ट, IBM 7701। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन दिस जनरेशन जो आपकी जो इस सेकेंड जनरेशन की जो आपको डेवलप हुआ था वो आपका 1955 से 1964 तक ये जनरेशन था। मतलब इन ईयर्स के बीच के जो भी जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपको सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते थे। तो स्टूडेंट इसमें क्या एडवांटेज है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन जो भी आपकी अगर हम साइज की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो जो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकंड जनरेशन में आपकी जो कंप्यूटर की साइज थी वो और कम हो गई थी। लाइक जैसे अगर फर्स्ट जनरेशन में एक रूम के बराबर होता था तो इसमें क्या होता था कि आपके टोटल समय की और उससे थोड़ी सी साइज कम हो गई थी। एंड इसमें जो आपके जैसे कि आप उसमें यूज करते थे जो भी मेमोरी स्टोरेज के लिए या कन्वर्टर के लिए, तो आप जैसे उसमें पंच कार्ड का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो इसमें हम सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे एंड मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज करते थे स्टोरेज पर्पज के लिए। ठीक है, एंड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का यूज करते थे। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया था, मीन्स जो लैंग्वेजेस आई थी, तो उसमें उस समय क्या होता कि हाई लेवल लैंग्वेज इसमें डेवलप कर दिया गया था। इसमें जैसे कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं
तो फर्स्ट जनरेशन जैसे मैंने बताया था कि आपके उसमें जो लैंग्वेज जनरेट हुई थी वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज जनरेट हुई थी। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता था, इसका जो यूज होता था साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल दोनों के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, फिर इसकी जो क्वालिटी क्या थी कि अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन में कि फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर था वो बहुत ही मतलब फर्स्ट जनरेशन की बॉडी सेकंड जनरेशन वो क्या था, फास्ट वर्क करता था। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें जितनी भी ज्यादा वेस्ट होती थी इसमें फर्स्ट जनरेशन की बॉडी कम यूज होती थी। एंड इसकी जो और इसमें जो डिफिकल्टीज थी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग इसमें मतलब कि डिफिकल्टीज तो आई लेकिन बहुत ही कम, उससे मतलब कि बहुत ही कम आती थी। ठीक है, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स का नाम था वो आपका था द CDC, यूनिवैक, लार्ज एंड IBM 7030। ये आपके कंप्यूटर्स के नेम थे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के, सेकेंड जनरेशन के। तो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके 1964 से 1925 के जो भी आपके कंप्यूटर थे इन ईयर के बीच के या इस ईयर से स्टार्टिंग से 75 तक के वो आपको थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते थे। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम साइज में पहले बात करेंगे तो जो कंप्यूटर आपके थे वो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर की साइज थी वो कम हो गई थी। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट होती थी जो कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में उसके अकॉर्डिंग और ये क्या हुई और कम यूज होती थी इसमें। ठीक है, जिससे कि जिसके वोल्टेज क्या होते थे और कम यूज होते थे और ये उससे मोर फास्ट वर्क करता था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इसमें आसानी से हम कोई भी चीजें अपडेट कर सकते थे इजी वे में। ठीक है, तो इसमें जो हम जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हम यूज करते थे, जैसे आपने फर्स्ट में ट्रांजिस्टर का यूज किया था, फर्स्ट में आपने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, सेकंड में आपने ट्रांजिस्टर का यूज किया था, हम थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। जो कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं जो कि आपके एक SSI एंड MSI टेक्नोलॉजीज होती है। ठीक है, एंड इसमें जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो आपके अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके वहाँ पे फर्स्ट में आपकी असेंबली एंड मशीन लेवल लैंग्वेज होती थी, सेकंड में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती थी एंड थर्ड में आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता। और ये जो लैंग्वेजेस थी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी लैंग्वेज यूज होती थी वो भी आपकी हाई लेवल ही होती थी। ठीक है, फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसके साइज एंड जो भी स्पीड के अकॉर्डिंग तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम था जो कंप्यूटर था वो मोर फास्ट वर्क करता था और इजी वे में हम जो भी चीज सिस्टम में हम जनरेट करना चाहते थे वो हम कर सकते थे और अपडेट भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हम कर सकते थे इस सिस्टम पे। और अगर हम इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं जो नेम थे उस समय के IBM 360 एंड आपके TDP भी, ये सब आपके सिस्टम का इसमें यूज किया जाता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ जनरेशन। इसका जो ईयर था फोर्थ जनरेशन का 1975 से 1989 मीन्स इनके बीच के जो भी सिस्टम थे जो भी यूज किए थे वो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर चलाते थे। ओके स्टूडेंट, इसमें भी आपको जो ट्रांजिस्टर जैसे आपका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ठीक है, एंड IC यूज होता। ठीक है, इसी में ही आपका IC का इंटीग्रेटेड सर्किट का ये सब डेवलपमेंट वर्जन था उसका जिसमें हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल जो भी आपका रहता है ये सब आपका। ठीक है, इसका हम यूज करते थे VLSI का। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो भी सिस्टम यूज था वो आपका GUI बेस्ड था और बाकी में क्या था आपका CMD बेस्ड था। अगर हम CMD एंड GUI की बात करते हैं तो CMD में होता है कमांड मोड जिससे हम कहते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है वर्क करता है। एंड GUI बेस्ड अगर हम बात करते हैं तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि हम ऑटोमेटिक उसमें हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बस हम क्लिक करते हैं एंड उससे हम वर्क करते हैं। जो कि आप प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो जो भी सिस्टम आप यूज करते हो वो आपका GUI बेस्ड होता है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 7, Windows 8, Windows XP एंड आपका अगर बात करते हैं हम लाइक अगर हम बात करते हैं आपका Windows 10 जो भी आपके आ रहे हैं वो सब आपके GUI बेस्ड है, जिसमें क्या करते हैं आपको आइकन्स होते हैं
आप क्लिक करते हो और आप उस सॉफ्टवेयर में वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। क्लियर? तो आई थिंक हमें आपको समझ में आ गया होगा कि CMD क्या होता है एंड GUI क्या होता है। एंड स्टूडेंट्स, जो इसमें आपकी जो कंप्यूटर की साइज थी इन तीनों जनरेशन के अकॉर्डिंग वो और साइज में कम थी। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं इसमें जो कंप्यूटर यूज किए थे उनके नेम क्या है, इसमें IBM PC एंड एफर्स एंड एक्सेट्रा, ये सब आपके कंप्यूटर इसमें यूज किए जाते थे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, 5th जनरेशन कंप्यूटर। स्टूडेंट, इन दिस जनरेशन 1989 टू टिल नाउ, मीन्स क्या मतलब कि ये जो 1989 से अब तक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, वो सब आपके कंप्यूटर 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ओके, तो इसमें जो आप देख ही रहे हो कि ये जो इस जनरेशन कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, साइज में आपके काफी छोटे हैं और इनकी जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ही कम लगती है। ठीक है, जिसके और इसमें जो IC का जो इसमें सर्किट यूज किया थी, जो मतलब मदरबोर्ड जिसे कहते हैं, सर्किट जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो यूज किया था कि करंट फ्लो कैसे से वर्क करना है, कैसे प्रोसेसिंग होनी है, तो उसमें जो है आपका जो प्रेजेंट टाइम में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का ULSI वर्जन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, मीन्स कई सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप किए गए, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन यूज इन दिस जनरेशन। और इस जनरेशन की अगर हम बात करते हैं जो कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट वर्क कर रहे हैं, फॉरम कंप्यूटर्स, IBM नोटबुक, Pentium, PCs एंड सन वर्क स्टेशन एंड डिफरेंट एप्स हो इन दिस कंप्यूटर्स में, ये सब आपके एग्जाम्पल 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, so we will go to next slide. Now we will discuss about the next topic based on purpose. Students, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बेस्ड ऑन पर्पस मीन्स क्या होता है कि किस पर्पस से इसका हम यूज करते थे। ओके सर, अगर हम बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की, ठीक है, इससे पहले तो आपका ये 2 टाइप्स में यूज होता है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, तो इसमें क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज फॉर ऑल जनरल नीड्स ऑफ ऑल एनवायरमेंट्स एंड यूजर्स। मीन्स कहने मतलब ये है कि जनरल पर्पस की जो आम तौर पे हम सिस्टम यूज करते हैं, जो कि हम यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो, जो ये सामने प्रेजेंट में है, ये जो सिस्टम्स है इसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं, जिनका यूज की सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दे आर दिस सिस्टम्स आर वर्सेटाइल, जिसे हम बोलते हैं कि डिफरेंट से हम वर्क करता था, मल्टीटास्किंग होता था, जिससे हम डिफरेंट हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें हम कई सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, अगर हम कोई स्टूडेंट से रिजल्ट प्रिपेयर करते जाते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, एंड डिफरेंट वर्क है कि हम सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हम जिस सिस्टम वर्क करते हैं वो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, अब ये स्पेशल पर्पस, जैसा कि एज अ नाम सजेस्ट का स्पेशल मीन्स कि किसी स्पेशल चीज के लिए कि हम उस सिस्टम का यूज करें, जो भी कंप्यूटर को किसी स्पेशल चीज के लिए कि अदर कोई पर्सन उस सिस्टम का यूज ना कर सके। अगर हम ही उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही यूज करेंगे, कोई अनदर पर्सन उस सिस्टम पे वर्क यूज नहीं कर सकता है। क्लियर? अगर हम फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसा कि अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि नेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि उनका एक अपना सर्वर होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि केवल सिर्फ आप जो भी यूजर्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती है, तो हम और आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वो कंपनी का जो भी एम्प्लॉय होगा वहां पर बैठकर सिर्फ वही यूज कर सकता है और कोई पर्सन वहां पर यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, और सेकेंड अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, कि जो कि अगर वो रॉकेट लॉन्च करते हैं जिस समय, ठीक है, तो वो भी सिस्टम पे बैठ करके क्या करते हैं कि सिर्फ वही यूज कर सकते हैं और किसी को उसके बारे में नॉलेज होगा नहीं कि हमें क्या करना है, उसको रॉकेट को कैसे लॉन्च करना है, कैसे उसे हैंडल करना है और उसमें जो डिवाइसेस लग रही है उसमें क्या डिवाइसेस यूज की, उनका वर्क क्या हो रहा है, वो सिर्फ साइंटिस्ट पर्पज के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गया होगा कि जनरल पर्पज क्या होता है एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया गया इस कंप्यूटर में, जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया गया, वो टेक्नोलॉजी है क्या। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूज इन आवर कंप्यूटर। फर्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर, एंड सेकंड इज एनालॉग कंप्यूटर, एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर बात करते हैं एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो स्टूडेंट कि आप जो भी सिस्टम आप प्रेजेंट टाइम में जो यूज कर रहे हो, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में आप सिस्टम यूज कर रहे हो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर मेनली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स दैट रिप्रेजेंट एंड स्टोर डेटा इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज और नंबर्स, ठीक है। इन दिस कंप्यूटर्स ऑल प्रोसेसिंग इज डन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मेरे कहने मतलब ये है कि जो भी हम डेटा सिस्टम में स्टोर करते हैं या उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जो भी है डिफरेंट टाइप्स का, वो क्या करता है, पहले उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मींस डिजिटल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने में उसकी प्रोसेसिंग को ये खुद समझता है, इसी तरह इसे कहते हैं ना सिस्टम अपने कंप्यूटर को ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू उसे पल्स में चेंज करता है, मींस न्यूमेरिक फॉर्म में, मींस अपनी लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है एंड फिर हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज अ आउटपुट। क्लियर स्टूडेंट? तो जो आप प्रेजेंट टाइम में सिस्टम यूज कर रहे हो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है। जैसे लाइक आप पीसी जो आप यूज कर रहे हो, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड सेकेंड टॉपिक हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट इसका जो ये जो कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मीन्स ये जो आपका कंप्यूटर होता है ये स्पेशल पर्पस में यूज किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि स्पेशल पर्पस मतलब कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर सके उस सिस्टम पर और अनदर पर्सन से क्या हो वर्क ना कर सके, तो वो सिस्टम हमारा क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर आपने देखा होगा एंड स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, या लाइक अगर आप बात करते हो जैसे आप वहां पे देखते हो हॉस्पिटल में, जो कि आपकी इस तरह से वेव के टाइप में आपके सिग्नल चलते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी शो करता है, करंट शो करता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो बताता है आपको, ठीक है। जहाँ पे आपको ऑक्सीजन लगा होता है वहां पे उसकी अपलोडिंग एंड डाउनिंग बताता रहता है कि वो कैसे चल रहा है, उसके पल्सेस कैसे मूव हो रहे हैं हार्ट की, वो सब शो करता है, तो वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। अगर हम थर्मोमीटर की बात करते हैं, थर्मोमीटर में क्या होता है, आपने वो आप टेम्परेचर आप उसमें मेजरमेंट करते हो, आप मेजर करते हो आप, इस तरह आप स्पीडोमीटर में बात करते हो, आप स्पीड की आप बात करते हो, उसमें स्पीड देखते हो आप। तो ये सब जो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो स्टूडेंट हाइब्रिड कंप्यूटर इज द बोथ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपका दोनों का यूज होता है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं एटीएम मशीन, आप बैंकिंग यूज करते हो, आप एटीएम पे जाते हो ना, जो वहां पे मशीन रखी होती है वो क्या होती है आपकी, दोनों का यूज होता है उसमें, आपका एनालॉग एंड डिजिटल का। डिजिटल में आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो आप पहले, ठीक है, आपने पहले क्या किया, कार्ड लगाया, उसने कार्ड पे रीड किया उन नंबरों को, सिर्फ नंबरों को यूज किया जो कि आपके स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो, ठीक है। स्पेशल पर्पस सिर्फ आपके कार्ड के नंबर को स्पेशल वो यूज करेगा, किसी अनदर कार्ड का नंबर नहीं ले लेगा वो, ठीक है, इसलिए हम इसे एनालॉग बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिजिटल में क्या बात करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, आप उसे मतलब इंस्ट्रक्शन देता है वो कि हमें क्या करना है, आप हमें बताओ, इंस्ट्रक्शन दो, आप उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, इसलिए वो क्या हो गया आपका डिजिटल हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप देते हो तो आप वो फिर पैसे भी अमाउंट जितने भी आपको उसने पेड मतलब मेंशन किया रहता है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे भी आपको मतलब कि एटीएम से निकाल के वो देता है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एनालॉग हो गया, क्योंकि सिर्फ वो आपको ही देगा, किसी अदर पर्सन को नहीं देगा,
ठीक है कि नहीं, कि आप वहां पे हो, आपने अपना एटीएम लगाया, आपने सब कुछ मेंशन किया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे खड़े हो और आप वहां सब कुछ अपना नंबर मेंशन कर दी कि नहीं, कि कोई आया और आप खड़े हो, आपसे निकाल के चला गया। ऐसा तो नहीं होगा ना, कि जब तक आपको पेड नहीं करेगा तो आपको बता देगा, नहीं पेड होगा आपको, मतलब वो पे नहीं करेगा पैसा, यानी वो मतलब प्रोवाइड नहीं करेगा मनी, तो वो तब तक आपको रिस्पॉन्स वाला, जैसे ही अगर कोई भी एरर आता है वो तुरंत शो कर देता है कि दिस इज एरर। ओके, तो जैसा भी, तो ये इसमें क्या होता है आपका एटीएम मशीन में दोनों का यूज होता है। तो ये जो आपकी एटीएम मशीन है वो आपका एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसमें कि हम दोनों टाइप के कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल एंड एनालॉग एंड हाइब्रिड इन तीनों में क्या होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जो कि आपका 4th टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। चलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और 4th टॉपिक था क्या, चलिए इसको देखते हैं। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। The next topic is based on size and capacity. मेन स्टूडेंट इसमें क्या है, जैसा कि एज अ नेम सजेस्ट कि आपके जो कंप्यूटर थे वो साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या थे, बेस्ड थे। उसकी साइज कैसी थी, फिर उसकी कैपेसिटी थी कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, वर्क करने की कैपेसिटी क्या थी, ये सब उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें आपके 4 टाइप्स में थे आपके। पहला आपका था सुपर कंप्यूटर, थर्ड आपका था मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपका था मिनी कंप्यूटर, एंड 4th आपका है माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो बिगेस्ट इन साइज, द मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस, दैट एनी अदर इज क्लासिफाइड एंड नोन एज सुपर कंप्यूटर। मीन्स जो कि आपकी साइज में बड़ी होती थी एंड बहुत ही उसकी प्राइस भी क्या होती थी, क्या होती, महंगी होती थी। ठीक है, और आप इसमें कोई भी वर्क जो भी कर रहे हो प्रोसेसिंग करने की, वो भी क्या होता था, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन जो आप देते थे वो सेकंडों में ये वर्क करता था, मीन्स बहुत ही तेजी से वर्क करता था। शायद भले ही बड़ी होती थी लेकिन ये बहुत ही तेजी के साथ वर्क करता था। ठीक है, और इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या थी, बहुत ही हाई थी, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था जिसे आप कह सकते हो। क्लियर? स्टूडेंट, government especially use this type of computers for their different calculations and heavy movies it is used animation purposes। मीन्स कि इसका जो गवर्नमेंट यूज करती थी अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करती थी, जिसमें कि अगर उन्हें कैलकुलेशन करना हो, हैवी कोई भी चीज मूवीज मतलब कि अपलोड करानी हो, डाउनलोड करानी, जो भी चीजें हैं वो सब गवर्नमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है इसका, कि जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करे। ठीक है, एंड अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करना हो या एनिमेशन हमें उसमें डेवलप कराना हो या बड़ी जो भी चीजें हैं वो सब आपके इसमें एनिमेशन पर्पज के लिए इसका भी यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का। ओके, फिर अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो अगर हम मेन फ्रेम की बात करेंगे, अगर पहले सबसे पहले साइज के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो क्या था, साइज में आपका कम था। सुपर कंप्यूटर क्या था, साइज में आपका कम था। ठीक है, और जो इसकी स्पीड थी थोड़ा सा स्लो थी। ठीक है, अनदर जेंट इन कंप्यूटर आफ्टर द सुपर कंप्यूटर इज मेन फ्रेम। जो दूसरा सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते थे वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता था। ठीक है, मीन्स अगर बोले साइज में तो ये कम था ही, लेकिन इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम थी, ऐसा नहीं कि ये फास्ट वर्क नहीं था, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड सुपर कंप्यूटर कहते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, विच कंप्यूटर्स इज सेकेंड सुपर कंप्यूटर, नेम द कंप्यूटर्स विच कंप्यूटर्स इज सेकेंड सुपर कंप्यूटर। नेम इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसके और बात करेंगे। अब चलते हैं थर्ड की, एंड इसकी कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी क्या थी आपकी, कि मतलब कि अगर सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या थी, थोड़ा सा लो थी। ठीक, फिर हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर क्या था, दिस कंप्यूटर इज नेक्स्ट इन लाइन बट ऑफर लेस देन मेन फ्रेम in work and performance. These are the computers which are mostly preferred by the small type of business, personal, colleges, etc. Means ये अगर हम बात करते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये साइज में भी कम था एंड कैपेसिटी में भी कम था। ठीक है, जो साइज जो भी इसकी कैपेसिटी वर्क करने की जो क्षमता थी या कैपेसिटी थी वो भी क्या थी, स्लो थी। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, एंड साइज भी आपकी क्या थी, आपकी कम थी इन दोनों के अकॉर्डिंग।
ठीक है। और जो कि इसका जो मेन पर यूज करने का जो पर्पज होता था वो आपके पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया, जैसे लाइक बिजनेस में जो भी पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया था, एंड कॉलेज में इसका यूज किया जाता है। एंड फिर हम थर्ड अगर बात करते हैं, सॉरी लास्ट फोर्थ की अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं इसमें, तो स्टूडेंट अगर हम जो भी हम कंप्यूटर यूज करें जो प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि आपका लाइक हो गया, टैबलेट हो गया, आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब आपके क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि आपके इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या है साइज में कम है, स्पीड भी है, बट उनके अकॉर्डिंग क्या है कि थोड़ा सा स्लो है। क्लियर। एंड कैपेसिटी भी है आपकी सिस्टम की, जितना आप स्टोरेज रखो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये जो चार टॉपिक थे साइज एंड कैपेसिटी के, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, एंड माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड इसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स ऑपरेशन। मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, तो अब उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑपरेशन होता है कैसे वो वर्क करता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो सिस्टम हमारे में होता है कि वो एक कंप्यूटर लगा होता है, अगर हमें उसमें कोई भी कंप्यूटर से हमें वर्क करवाना है या जैसे इंस्ट्रक्शन देना हो, तो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं। इनपुट करते हैं ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो डेटा के रूप में होता है, उसे हम एज अ इनपुट देते हैं। उसके बाद वो सिस्टम उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उससे देखता है कि वो है क्या और उसकी प्रोसेसिंग क्या करनी है, उसका क्या है, उसमें उसको क्या वर्क करना है, वो सब चेक करने के बाद फिर वो उसकी अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के बाद वो क्या करता है, आपको एज अ आउटपुट शो करता है, और साथ ही साथ उससे क्या करता है, उससे स्टोर भी कर लेता है अपने पास। ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा और फिर उसे स्टोर करेगा, एंड स्टोर करने के बाद फिर आपको एज द आउटपुट आपको शो करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। एक बार हम बता दे रहे हैं कैसे वर्क करता है। जैसे आपने क्या किया कि आपने सिस्टम को इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया, उसके बाद क्या हुआ, एज ए प्रोसेसिंग लेगा आपका। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ये क्या करेगा, आपका एक सीपीयू बॉक्स होता है आपका, ठीक है, जिसमें ये क्या करता है, पूरी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीपीयू, जो आप कहते हो। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, आपका प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग करता है, इनपुट लिया इसने एंड प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस करने के बाद ये क्या करता है, इस इनपुट करता है। ठीक है, इसमें आपके ये 3 पार्ट में आप होते हैं, जिसे हम कहते हैं, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और इस 3 पार्ट में ये जो थर्ड पार्ट होता है नीचे वाला, ये भी आपका क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर हम फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें आपके सीपीयू के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये पहला आपका होता है एएलयू पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एएलयू। फिर सेकंड आपका होता है सीयू पार्ट होता है आपका, एंड ये जो आपका पार्ट होते हैं, इस पूरे पार्ट को हम एमयू बोलते हैं, जिसे हम, इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू का कंट्रोल यूनिट, एंड लास्ट जो आपका पार्ट होता है वो होता है एमयू, जो कि आपको 2 पार्ट होते हैं, स्टोरेज डिवाइस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है सेकेंडरी, एंड ये स्टोरेज जिसे हम यहाँ पे प्रोसेसिंग ये सब करता है पूरे वर्क। ठीक, अगर इसके अकॉर्डिंग जो हम बात करें तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपने इनपुट दिया, इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अपने सिस्टम को होल्ड करने के लिए स्टोरेज करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, मतलब देखता है उसमें है क्या, तो प्रोसेसिंग करने से पहले उसे क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करके जब प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट होती है, वो एज अ आउटपुट आपके रूप में आप क्या करता है, वो शो करता है आपको एज अ आउटपुट।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मार्कर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इसे आप देखिएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप उसे समझिए, ये क्या शो कर रहा है इसे मत देखिए। ठीक है, जो कि आपको ये सही तरीके से लिख नहीं रहा है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि आप इसमें क्या किया, आपने इनपुट दिया, इनपुट करने के बाद आपने जो भी चीज इंस्ट्रक्शन से दिया उसने रीड करता है, जो कि रीड प्रोसेसिंग करने से पहले उसे रीड करेगा, देखेगा कि आपके इंस्ट्रक्शन क्या है, उसे फॉलो क्या करना है। फिर जब जो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले उसे स्टोर कर देता है, आपके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उससे स्टोर करेगा। फिर वो अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको पहले स्टोर करने के फिर अगेन स्टोर, मतलब जो भी आपका आउटपुट आ रहा है जो तो आपका इंस्ट्रक्शन देखता है उसको आगे स्टोर करता है, फिर आपका जो आउटपुट आता है उसको भी स्टोर करता है, फिर लास्ट में आपको जाकर के आउटपुट शो करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी कि हाउ कैन वर्क द कंप्यूटर्स एंड इट्स ऑपरेशन। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका है फंक्शनल कंपोनेंट एंड दियर इंटर कनेक्शन। मीन्स अब जो इसके फंक्शंस होते हैं वो कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि आपके कैसे फंक्शंस आपके कनेक्ट होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो अब चलते थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं एक बार। इनपुट यूनिट, जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए वो हमारा इनपुट कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है, और हम उसमें जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हम इंस्ट्रक्शन से फॉलो करने के लिए दे रहे हैं वो हमारा इनपुट यूनिट कहलाता है, और जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो लास्ट हमारा आउटपुट आता है जो कि आपके स्क्रीन पर शो होता है किसका रिजल्ट क्या आया हुआ है, वो हमारा आउटपुट यूनिट कहलाता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, तो स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है, जिसमें कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या भी कोई भी फाइल या जो भी फोल्डर्स वगैरह क्या करते हो एक जगह स्टोर करके रखते हो, डेटा मल्टीपल डेटा से क्या करते हो कनेक्ट करके रखते हो, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे लाइक हार्ड डिस्क की बात करते हैं, रैम, आपकी रैम की बात करते हैं, एंड और जो भी आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आपके हार्ड डिस्क है वो सब मैं बात कर रहा हूँ। तो डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीवीडी की बात कर रहे हैं, वो सब क्या है स्टोरेज आपकी यूनिट है। फिर हम बात करते हैं सीपीयू की, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। आपका आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन के बाद वो क्या करता है आपके सीपीयू में जाता है कंट्रोल, जो कि जैसे आपकी मेमोरी का सब क्या करेगा स्टोरेज मिल जाएगा, आपकी मेमोरी में जाके होल्ड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा, एंड प्रोसेसिंग करने के बाद फिर जो आपका आउटपुट है उसको भी होल्ड कर देगा स्टोरेज में जाकर के, एंड फिर आपको लास्ट में क्या करेगा आउटपुट शो करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को इसके कंपोनेंट एंड इसके इंटरकनेक्शंस कैसे हैं, कंप्यूटर से इसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज के टॉपिक में बताया वो चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।